ये देखो एनसीईआरटी की भूगोल की कक्षा 12 की ये जो है वो सिलेबस है। इसमें जो लिखित प्रश्न होते हैं वो 70 नंबर के होते हैं, ठीक है। और इसमें जो प्रयोगात्मक परीक्षाएं होती है वो 30 नंबर के होते हैं। 2 पेपर इसके होते हैं। और 35 अंक का 35 अंक का 2 पेपर होता है, लेकिन एक ही पेपर में इसको समाहित किया जाता है और उसी के आधार पर इसमें दिया जाता है पार्ट वन जो है वो इसमें मानव भूगोल के सिद्धांत को दर्शाता है। मानव भूगोल के सिद्धांत जिसके आधार पर हमको कुछ यूनिट्स का अध्ययन करना होता है। इसमें जितने भी यूनिट्स होते हैं, जैसे फर्स्ट है, इसका फर्स्ट लेसन है मानव भूगोल, उसका प्रकृति एवं उसका विषय क्षेत्र पाया जाता है। ओके, साथ में इसमें मानव के प्राकृतिकरण और उसकी प्रकृति का मानवीकरण, मानव भूगोल का जो क्षेत्र होता है वो उसके उपक्षेत्र होते हैं, उसमें उसको दर्शाया जाता है। समझ में आया? उसके साथ ही सेकंड यूनिट होता है इसका विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना होता है कि जनसंख्या का वितरण, उसके प्रारूप, जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या का वितरण और उसको प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उसका अध्ययन करना होता है। साथ में ही जनसंख्या वृद्धि, उसकी जनसंख्या परिवर्तन के घटक, ये सब चीज़ें इसमें हैं। और उसके बाद जनांकी संक्रमण है, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय होते हैं। इन सब को पढ़ने के उपरांत हमारा आता है तीसरा लेसन, जिसको हम कहते हैं मानव विकास। उसके बाद मानव विकास के अंतर्गत इसमें जो अध्ययन होता है वो अवधारणा है, उसके वृद्धि और विकास का संबंध होता है। मानव विकास के स्तंभ होते हैं जिसको 4 स्तंभों में बांटा जाता है। फिर मानव विकास के उपागम होते हैं, मानव विकास का संपूर्ण मापन होता है और इसके साथ ही उसकी अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं होती हैं। इन सब को अध्ययन करने के उपरांत ये सारी चीज़ें थर्ड यूनिट शुरू होती है, जिसमें दिया होता है प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत जितने भी मानव सभ्य क्रियाएं होती हैं उसमें है मनुष्य किस तरीके से आखेट करते हैं और उसके बाद अपना भोजन संग्रह करते हैं। सामाजिक मानव जो है वो पशुचारण करता है, कृषि करता है और कृषि का निर्वाह भी करता है, जिसको हम निर्वाह कृषि बोलते हैं। उसमें देखिए आधुनिक कृषि है, रोपण विधि है और उसके साथ ही विस्तृत वाणिज्य अनाज संबंधित क्रियाएं होती हैं। मिश्रित डेयरी होता है यानी पशुपालन, भूमध्य सागरीय क्षेत्र के रूप में अध्ययन किया जाता है। बाजार के लिए सब्जी की खेती की उद्यान कृषि होती है, इसका अध्ययन करना होता है। सहकारी कृषि होती है, सामूहिक कृषि होती है और साथ में उससे संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं, खनन हो गया, उसके कारक हो गए, उसकी विधियां हो गई हैं, इन सब चीज़ का अध्ययन जो है वो हमको प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत करते हैं, जिसको हम फर्स्ट एक्टिविटीज़ बोलते हैं। उसके बाद सेकंड एक्टिविटीज़ होते हैं यानी द्वितीयक क्रियाएं जिसको बोलते हैं। निर्माण और उसकी आधुनिक विशेषताएं होती हैं। कौशल का विशिष्टीकरण होता है, उत्पादन की विधियां होती हैं, प्रौद्योगिकी होता है, उसके नए चार में और संगठनात्मक क्रियाएं होती हैं। साथ में ही अनियमित भौगोलिक वितरण होता है, बाजार का भी अध्ययन हमको करना होता है और उसके साथ साथ ही जो निर्माण उद्योग होते हैं उनका हमको वर्गीकरण करते हैं। साथ में उसके आकार, भारतीय उद्योग, कच्चे माल पर आधारित उद्योग, उत्पादन और उत्पाद को किस तरीके से मार्केट में बेचा जाता है। स्वामित्व के आधार पर उद्योग होते हैं। उच्च उद्योग की संकल्पना इसके अंतर्गत किया जाता है। तो ये जो होता है वो हमारे थर्ड यूनिट के अंतर्गत आता है और साथ में ही इसमें जो द्वितीय क्रियाएं होती हैं वो सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, जो कि हमारा पार्ट 1 का सिलेबस होता है। पार्ट 1 सिलेबस में अभी ये CBSE बोर्ड के माध्यम से दर्शाया जाता है कि जो भी निर्धारित किए जाते हैं इन सारे चैप्टरों को अध्ययन करने के उपरांत जो होता है वो हमारा 6 लेसन होता है, जिसको हम तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप के नाम से भी जानते हैं। इसमें तृतीय क्रियाकलाप व्यापार, वाणिज्य, परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक, इन सब का अध्ययन किया जाता है। साथ में ही इसमें दूरसंचार अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है और तृतीय क्रियाओं के रूप में इसमें क्या होता है कि पर्यटन के लिए विभिन्न प्रकार से भारत में समुद्र पार
रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का भी अध्ययन किया जाता है, चतुर्थक क्रियाकलाप भी किया जाता है। ये सब क्रियाकलाप का अध्ययन करके इसमें हम विभिन्न प्रकार के बाह्य स्रोतन के रूप में भी अध्ययन करते हैं। और 7वां चैप्टर होता है इसमें परिवहन एवं उसका संचार। परिवहन की निर्धारित सीमाएं सड़क, महामार्ग, सीमावर्ती सड़कें, रेल मार्ग, महाद्वीपीय रेल मार्ग, आंतरिक रेल मार्ग, समुद्रिक रेल मार्ग, वायु परिवहन, अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग, इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। साथ में ही एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के बीच में जो पाइपलाइन की व्यवस्थाएं होती हैं उसको भी प्रदर्शित किया जाता है। और उसके साथ साथ ही उपग्रह संचार, यानी जितने भी हमारे सैटेलाइट्स होते हैं वो अंतरिक्ष में किस तरीके से स्थापित होते हैं उनका भी अध्ययन हमको इसके अंतर्गत किया जाता है, जिसको हम कहते हैं साइबर स्पेस इंटरनेट। इसका भी अध्ययन हमको परिवहन एवं संचार के संसाधनों में अध्ययन किया जाता है। इन सब को हमको करने के उपरांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन किया जाता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास और उसके साथ उसका आधार, व्यापारिक संतुलन, अंतर्राष्ट्रीय क्रियाएं, व्यापार के प्रकार, मुक्त व्यापार, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। साथ में ही हमारे जितने भी पोत होते हैं यानी बंदरगाह होते हैं जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय पत्तन बोलते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। प्रवेश का द्वार जो भारत में होता है, सभी प्रकार के पत्तनों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो उसके उपरांत करने के बाद हम कुछ मानचित्रों का भी अध्ययन करते हैं, जिसको हम मानचित्र अध्ययन बोलते हैं। ये मानचित्र अध्ययन जो होता है वो हमारे स्थानिक और भू राजनीतिक क्षेत्र तथा भौतिक मानचित्र के रूप में इसका अध्ययन किया जाता है। ये संपूर्ण चीज़ों का अध्ययन करने के बाद ये 35 अंक का हमारा सिलेबस होता है। उसके बाद पार्ट 2 में अध्ययन करना होता है कि भारत के लोग और उनकी अर्थव्यवस्था किस तरीके से संचालित होती है। ये भी 35 अंक का होता है। इसमें भी हमको इसमें अध्ययन करना होता है, जैसे कि यूनिट फर्स्ट है जनसंख्या, वितरण, घनत्व, बुद्धि, वृद्धि और उसका संगठन। ये सारी चीज़ों का अध्ययन हम करते हैं। साथ में इसमें किस तरीके से घनत्व होते हैं, जनसंख्या वृद्धि, क्षेत्रीय वृद्धि, वो सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। उसके साथ हमारी जनसंख्या का जो संगठन होता है वो अध्ययन करवाता है। धार्मिक संगठन का अध्ययन किया जाता है, यानी श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसे क्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। और उसके साथ साथ ही सामाजिक अभियान, इसके स्वरूप का भी हमको अध्ययन करना होता है। इसको करने के बाद पार्ट 2 आता है यूनिट सेकेंड, मानव बस्ती होते हैं। मानव बस्ती में ग्रामीण बस्तियां होती हैं, उसके प्रकार, वितरण, नगरीय बस्तियां, इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। भारत में नगरों का विकास कैसे होता है और भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के नगरीकरण और कार्यात्मक क्रियाएं कैसी होती है। इस समय जैसे स्मार्ट सिटी मिशन संचालित हो रहा है, रोपवे वगैरह का निर्माण हो रहा है, वो सारी चीज़ों का भी अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। लास्ट में 3rd इकाई इसमें आता है भू संसाधन का, जिसमें भू संसाधन और उसकी कृषि, वो सारी चीज़ों को अध्ययन करवाता है। जैसे भूमि का उपयोग, भारत में भू उपयोग परिवर्तन, साझा संपत्ति और भारत में कृषि भू उपयोग, इन सब को अध्ययन करने के उपरांत हमारी इसमें जितनी भी क्रियाएं होती हैं उसको करने के उपरांत जो है वो हम 4th यूनिट में आते हैं। और 4th यूनिट की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो हमारे जल संसाधन से होती है। ये जो जल संसाधन होता है भारत के जल संसाधनों से संबंधित होता है और इसकी धरातल जल संसाधन की प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे कि भूमि जल होता है और साथ में मांग, संभावित जल को पुनः चक्र यानी जल को किस तरीके से उपयोग करना, साथ में जल को संरक्षित करना, ये सारी चीज़ों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। और उसके बाद 5वें में आता है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। जितने भी खनिज संसाधन होते हैं ज़मीन के अंदर से उत्पादित किए जाते हैं वो होते हैं, जैसे कि अधात्विक खनिज, धात्विक खनिज, लौह अयस्क, मैग्नीज, अलौह, ऊर्जा संसाधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और उसके साथ कुछ अपरंपरागत ऊर्जा और उसके साथ में नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का भी अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। वो सारी चीज़ों का अध्ययन मानव संसाधन के रूप में होता है। साथ में 6वां लेसन इसमें बताया जाता है भारत के संदर्भ में नियोजन और उसका जो सतत पोषणीयता होती है, जिसका हम लक्ष्य एवं पर्वतीय क्षेत्र तथा उसके कार्यक्रम के रूप में होता है। कहीं पे बाढ़ आना, सूखा आना, इसको अध्ययन करते हैं। और साथ में ही विभिन्न प्रकार के
जो जनजातीय विकास कार्यक्रम होते हैं उसका भी अध्ययन हम इसके अंतर्गत करने होते हैं। उसके साथ साथ ही इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र होता है, सतत पोषणी विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त होता है। इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। ये तीनों का अध्ययन करने के उपरांत हमारा आता है यूनिट 4। ये जो यूनिट 4 होते हैं वो परिवहन तथा संचार से संबंधित होते हैं, जिसमें परिवहन एवं संचार, जल परिवहन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, साथ में जल परिवहन, वायु परिवहन, पाइपलाइंस, जो गैस पाइपलाइंस होते हैं, संचार जाल होते हैं, व्यक्ति विचार होते हैं, जनसंचार होते हैं, इन सारी चीज़ों का अध्ययन होता है। इसको अध्ययन करने के उपरांत आता है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, जो 8वीं लेसन से स्टार्ट होता है। भारत के निर्यात संगठन, आयात संगठन, बदलते उसके स्वरूप में व्यापार का अध्ययन, उसकी दिशा, विभिन्न प्रकार के हवाई अड्डे और बंदरगाह का भी अध्ययन किया जाता है। साथ में 5वां यूनिट होता है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे होते हैं, जिसमें पर्यावरण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, नगरीय अपशिष्ट निपटान, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करने के स्थान पर किया जाता है और सारी बस्तियों का भी अध्ययन किया जाता है। भू निम्नीकरण, उसका केस अध्ययन, साथ में नया प्रोजेक्ट होता है, नया चैप्टर लागू हुआ है जिसमें हम कहते हैं नमामि गंगे का कार्यक्रम, इसको भी इस चैप्टर के अंतर्गत शामिल किया गया और इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। 5वें यूनिट्स के बाद जब हम इसको समाप्त होते हैं, इन सारी चीज़ों को अध्ययन करने के बाद फिर हम मानचित्र का अध्ययन करते हैं और मानचित्र के अध्ययन करने के साथ में ही इसकी जितनी भी भूदृश्य, राजनीतिक शक्तियाँ और मानव भौतिक मानचित्र होते हैं, उन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं और करने के उपरांत अपने विभिन्न प्रकार के भौगोलिक क्षेत्रों का अध्ययन कर लेते हैं। और कुछ होते हैं दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए, जो मानचित्र कार्य के स्थान पर कुछ यानी 5 प्रश्न रखे जाएंगे और उस 5 प्रश्न के आधार पर उनको अपने मुख से उसका आंसर देना होता है, जिसमें उनको मानचित्र फिलअप करने की आवश्यकताएं नहीं होती हैं। तो ये था हमारा संपूर्ण सिलेबस, जो कि भूगोल के क्षेत्र में इसका हम अध्ययन करते हैं। यानी जो हमारा है भारत का पहला मूल सिद्धांत, और दूसरा इसमें होता है, इसमें भारत के लोग और उनकी अर्थव्यवस्था, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम करते हैं। और ये 1 वर्षीय जो पाठ्यक्रम होता है, इसमें अध्ययन करने के उपरांत हमको प्रायोगिक परीक्षाओं से भी अवगत होना होता है, जिसके माध्यम से प्रायोगिक परीक्षाएं उपयुक्त होती हैं। बोर्ड परीक्षाओं के पहले फरवरी माह में ये प्रायोगिक परीक्षाएं जो होती हैं वो संचालित की जाती हैं, और साथ में ही उस परीक्षाओं के अंक जो है वो हमारे मूल अंक में जोड़े जाते हैं। इन सारी चीज़ों का अध्ययन हमको इसके अंतर्गत करना होता है। तो समझ सकते हैं कि इसको आपको समझने में आसानी हुई होगी, और उसके साथ साथ ही ये जानकारी भी आपको अच्छी से समझ में आ गई होगी कि क्या और कैसे हमको अध्ययन करना होता है। इसके बाद जो न समझ में आए